जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से स्टार्ट है। तो इस वीडियो में 50 प्लस जीके जीएस का प्रश्न देखने वाले हैं। ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनमें से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट क्लाइव, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है वारेन हेस्टिंग्स और डी है लॉर्ड मेयो। जल्दी से कमेंट कीजिए एक नौ प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक नौ प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल ही सही जवाब है। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स। अगर पूछा जाए प्रश्न कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को किसने शुरू किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन प्रणाली शुरू किया गया था। लॉर्ड मेयो से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ और 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के समय से रेगुलर जनगणना होना शुरू हो गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू किया गया। तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। ठगी का दमन विलियम बेंटिंग सही है, एल्बर्ट बिल रिपन के द्वारा बिल्कुल ही सही है, रिंग फेस की नीति वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बिल्कुल ही सही जवाब है। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन, ये गलत है। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था, तो ये लॉर्ड लीटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था 1905 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तीनों प्रश्न आपके सामने के 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरंगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है। आगरा, झांसी, बनारसी और वृंदावन। बताइए यहाँ पर तीनों प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बनारसी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चार प्रश्न आपके सामने, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था, जैसे कमेंट कीजिए। तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो ये झारखंड में हुआ था। 5वां प्रश्न है आपके सामने, एक उपनिषद क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उपनिषद एक हिंदू दर्शन का स्रोत है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। उपनिषद की टोटल संख्या कितना है, तो 108 है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है आपके सामने, वह कौन सा मंत्री था जिसने उत्तराधिकारी की लड़ाई में अशोक की उसके भाइयों के विरुद्ध सहायता की थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं राधा गुप्त, बिल्कुल ही सही जवाब है। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिणापथपति की पदवी सबसे पहले किसने ग्रहण की थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दक्षिणापथपति की पदवी सबसे पहले किसने ग्रहण की। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, श्री सातकर्णी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था। इंडो ग्रीक ने, कुषाणों ने, शकों ने और प्रतिहारों ने। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कुषाणों के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने, अपने राज्यारोहण के ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास निम्नलिखित में से कौन सा इक्ता था।
कालपी, लखनौती, कलिंजर और बदाऊं। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बदायूं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है कि गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे। तीनों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे, तो कुतुब शाही। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रश्न है कि सूरत की संधि अंग्रेजों और किस मराठा सरदार के बीच हुई थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। सूरत की संधि अंग्रेजों तथा किस मराठा सरदारों के बीच हुआ था। तो 11 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, राघोबा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है आपके सामने कि जहांगीर की पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जहांगीर की पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी। तो 12 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, शाह बेगम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 प्रश्न है कि धुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। उरांव की, हो की, गोंड की और कोल की। बताइए यहाँ पर 13 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो धुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, तो उरांव की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14 प्रश्न है आपके सामने कि टेरारोसा का प्रारूपी के विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, साइनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है, बलुआ पत्थर होता है। बताइए यहाँ पर 14 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 14 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, चूना पत्थर होता है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15 प्रश्न है कि हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा नदियों में है, झीलों एवं झरनों में है, महाद्वीप एवं पर्वतीय हिम नदियों में है और भूमिगत जल में है। बताइए यहाँ पर 15 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हमारे ग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर है, तो महाद्वीप और पर्वतीय हिम नदियों में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 16 प्रश्न कि सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है, भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर इसका बी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, सी है चीन और भारत और डी है भारत और बांग्लादेश। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 17 प्रश्न है आपके सामने कि यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह निश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 14% से 16%, 18% और 20%। बताइए यहाँ पर 17 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 14%, बिल्कुल ही सही जवाब है। 18 प्रश्न की मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। अलकनंदा से, भागीरथी से, यमुना से और धौली गंगा से। बताइए यहाँ पर 18 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मंदाकिनी नदी है वो किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अलकनंदा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19 प्रश्न है आपके सामने कि नंदा देवी चोटी असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, पंजाब हिमालय का भाग है। बताइए यहाँ पर 19 प्रश्न का सही आंसर क्या है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है, तो ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20 प्रश्न है कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है लगभग। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 20 प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितना है, तो टोटल 7500 किलोमीटर है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21 प्रश्न है आपके सामने कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी। बताइए यहाँ पर 21 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सतलज नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है
और ये हिमालय के उस पार से निकलती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत वर्षा जो होता है वो 200 मिलीमीटर वर्षा होता है? 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, जम्मू और कश्मीर, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इसमें जो क्वेश्चन का लेवल लिया गया है वो मॉडरेट टू हार्ड लिया गया है। सभी टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे, कभी क्वेश्चन आपको इजी लेकर आएंगे, कभी मॉडरेट टू हार्ड लेकर आएंगे। इस प्रकार सभी टाइप के क्वेश्चन कवर अप हो जाएगा। केवल एक टाइप का ही प्रश्न नहीं देखना है, क्योंकि एग्जाम में सब टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो लद्दाख है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ को एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 36वें संविधान संशोधन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है किस अनुच्छेद के तहत? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 330 के तहत, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए तीनों और बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मौलिक अधिकार। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद यहाँ पर 32 के तहत उसमें परिवर्तित किया जा सकता है थोड़ा सा, लेकिन उसके मूल ढांचा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां प्रश्न है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन्स राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 30, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 29वां प्रश्न है कि वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, संपोषणीय विकास और मानव विकास। बताइए पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, संपोषणीय विकास, बिल्कुल ही सही जवाब है। 30वां प्रश्न कि किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है उसके गरीबी के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से और बेरोजगारी की दर से। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसी भी देश का जो जीवन स्तर है क्या वहाँ का प्रतिबिंबित करता है, कौन क्या वहाँ का दिखाता है? तो 30वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय। अगर वहाँ का प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो वह विकसित देश है, अगर वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय वहाँ का कम है तो वह विकासशील या गरीब देश है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न की हरियाली योजना किससे संबंधित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, जल प्रबंधन से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
32वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा लागू की गई थी। तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, जल्दी से बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था। तो जुलाई 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय में इस राष्ट्रीयकरण किया गया था 14 बैंकों का। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 1975 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होता है यदि मनुष्य लेटा हुआ हो, बैठा हुआ हो, एक पैर पर खड़ा हो और दोनों पैरों पर खड़ा हो। बताइए यहाँ पर किस स्थिति में मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर सबसे अधिक दाब लगाया जाएगा। चारों स्थिति देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो तो उस टाइम सबसे अधिक पृथ्वी पर दाब लगाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो आतिशबाजी होता है, पटाखा फोड़ा जाता है तो उसमें देखते होंगे आकाश में हरा हरा ग्रीन कलर दिखाई देता होगा, तो किसके कारण दिखाई देता है। 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बेरियम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रसिद्ध डॉली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई थी। तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, क्लोनिंग, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी नोबेल पुरस्कार का विजेता था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन से वैज्ञानिक था जो कि अपने बेटे के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार का विजेता था। 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, विलियम हेनरी ब्रैग, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि रक्त के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। रक्त के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लिम्फोसाइट, बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न की इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, डहेलिया के जड़ों से, बालसम के पुष्ट से और आलू के कंद से। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इकतालीसवां प्रश्न है आपके सामने, न्यूमेरिकल है, आसान क्वेश्चन है, गति के नियम से संबंधित प्रश्न है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड प्रति वर्ग सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। देखिए एक इमारत है, इमारत से एक गेंद को 9.8 क्या है, तो ये गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के मान दिया गया यहाँ पर 9.8। इसके बाद यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है, टी का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 3 दिया गया है। और 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के समान त्वरण से गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग ज्ञात करना है।
तो प्रारंभिक वेग कितना होगा, प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं। प्रारंभिक वेग 0 होगा, क्योंकि जब वस्तु को छोड़ा जाता होगा तो उस टाइम उसका स्थिति 0 वेग होगा, और जब अंत जो v रहता है उसको अंतिम वेग कहते हैं। इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला होता है v बराबर u प्लस जी टी। तो यहाँ पर u का मान 0 हो जाएगा और gt का मान 9.8 हो जाएगा, और गुने में यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 29.4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42वां प्रश्न है कि आर्कियोपेरिक्स में कौन से सरीसृपीय लक्षण थे। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, नखरित पंख, सल्क और पीछे, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 43वां प्रश्न है कि पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा और विकिरण ऊर्जा। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पवन ऊर्जा जो होता है, पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न कि नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है, क्योंकि यह हमेशा बहता रहता है, यह वायुमंडल में खुला रहता है, इनमें कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण होते हैं और इनमें सोडियम क्लोराइड होता है। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, इनमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण होते हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 45वां प्रश्न के वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जेरेंटोलॉजी, बिल्कुल ही सही जवाब है। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि खाद्य पदार्थों का परिरक्षण है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यानी जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसको परिरक्षण यानी सुरक्षित रखने के लिए उनमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बेंजोइक अम्ल, बिल्कुल ही सही जवाब है। 47वां प्रश्न के अंतरिक्ष में सबसे पहले कोई यान भेजने वाला देश कौन था। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, बी है ऑप्शन नंबर ए है कनाडा, बी है जर्मनी, सी है अमेरिका और डी है सोवियत संघ। बताइए यहाँ पर 47 का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सोवियत संघ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 48वां प्रश्न है कि ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है। जल्दी से बताइए 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 49वां प्रश्न है कि ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का एक हिस्सा है। तो पुष्कर मेला, जो कि कहाँ पर प्रचलित है, ये राजस्थान में है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तमिलनाडु में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया, बाकी यहाँ पर तेलंगाना, कर्नाटक और बिहार, ये तीनों में विधान परिषद का गठन किया गया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।